DPP1 कौन सा? एक क्या बोल रही है? 10 और 7 और DPP1 में 2 क्वेश्चन आए हैं 7 और 10। 7 नंबर क्वेश्चन देखो पहले। इन सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है DPP1 का, क्वेश्चन नंबर 7 है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपने को दिया है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड आगे कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 मीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 मीटर। द पार्टिकल वॉज इनिशियली एट रेस्ट। u 0 है, ओमेगा भी जाहिर सी बात है 0 ही होगा अभी। टाइम आफ्टर विच टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, वो टाइम पूछा है when a net makes 45 डिग्री विथ AR। यही सवाल है ना। एक बात बताओ, अगर मेरा सर्कल ये है, इस टाइम पे तो वेलोसिटी इधर है, रुका हुआ है ना फिलहाल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है। अच्छा, अब ये किसी टाइम के बाद मान लो यहां पहुंच गया, ठीक है, किसी टाइम के बाद इस पॉइंट पे पहुंच गया है, कोई भी टाइम है t। इस टाइम पे इसका AT किधर आएगा? इस डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? वो तो फिक्स दिया है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइम पे जो AR आएगा वो ऐसे आएगा। इस AR की वैल्यू क्या होती है? V स्क्वायर बाई R। क्या होती है वैल्यू? यार देखो मैं निकाल सकता हूँ, v कहाँ से आएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना इसके ऊपर, तो क्या मैं उसमें v इज इक्वल टू u प्लस AT लगा दूं? तो क्या आएगा? u प्लस AU तो 0 है, क्या 90 हो जाएगा? 90 मतलब 81 t स्क्वायर बाई 4, ये AR आ गया, और A नेट ऐसे बीच में आएगा, ये तो किया ना हमने, और ये 45 डिग्री है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? AT बाई AR। तो 1 इज इक्वल टू AT बाई AR। AT इज इक्वल टू AR। AT कितना आया है? 9। AR कितना हुआ? 81 t स्क्वायर बाई 4। 9 9 जा 81, तो t स्क्वायर मतलब t की वैल्यू 2/3 है। कोई ऑप्शन? वही आंसर है। ठीक है, समझ में आया सबको? डायरेक्ट फार्मूले पे ही चलना है, और जो भी ना आए आप पूछ सकते हो। 10 A body is moving on a circle of radius 80 meter with a speed of 20 meter per second which is decreasing at a rate of this. The angle made by acceleration with its velocity. Okay. Acceleration with its velocity का मतलब ये है A नेट जो है वो V के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि A नेट और AR दोनों कितना, सॉरी AR जो है वो V पर कितना एंगल बनाता है? 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। और तुम्हें A नेट निकालना पड़ेगा पहले। और A नेट कैसे निकालोगे? देखो AT आपको दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, AR की वैल्यू क्या होती है? V स्क्वायर बाई R। तो V स्क्वायर मतलब 400 बाई 80, तो 40/8, 40 बाई मतलब 5, तो दोनों 5 5 हो गए क्या? दोनों 5 5 हो गए, तो A नेट कितना हो गया? 5√2। A नेट कितना हो गया? 5√2। और वेलोसिटी कितनी दी है? 20। कितनी दी है वेलोसिटी? तो वेलोसिटी वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा वही एंगल तो AT के साथ भी बनेगा, सही है ना। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? AR बाई AT। यहाँ पे AR बाई AT में दोनों तो बराबर है 5 5, थीटा इज 45। समझा? कराओ कि समझ गया? अच्छा माइनस में है, हाँ तो माइनस में है तो 135 हो जाएगा। हाँ रेडिएशन है, सॉरी। DPP2 दिया नहीं था क्या होमवर्क? एक भी नहीं? एक्सरसाइज में दिया था क्या? कहाँ तक दिया था?
1 to 14। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 में कोई डाउट है आपको? चाहना नहीं, खाली हाथ खड़े कर दो। ये आप लोग ऐसा रूल बनाए क्या, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 पूरा पूछ ले रहे हो? वन किसको है? 1 तो बहुत सिंपल है भाई। मैं लिख लेता हूं 1 4 5 7 8 और अब जरा तुम लोग अपना लेवल चेक करो। 14 क्वेश्चन में से कितने डाउट पूछे हुए देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो होमवर्क देने का मतलब क्या हुआ फिर? नोट्स रिवाइज किया था इसके पहले, तब भी इतने डाउट आ गए। कैसे रिवाइज करते हो यार? तो अभी ऐसा क्या करो ना, जो बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती, तुम लीडर हो, सरदार हो बात करने में, अब ग्रुप बना लो। हर लेक्चर के पहले आधे घंटे 40 मिनट का ब्रेक तो मिलता ही है ना, और एक लेक्चर के बाद दूसरा तुरंत बैक टू बैक तो होता नहीं है कि आज हो गया तो कल लेक्चर हो गया फिजिक्स का। 1-2 लेक्चर टाइम मिलता है ना आपको, तो आप उस लेक्चर में जो टाइम मिल रहा है 4-4 5-5 लोगों का ग्रुप बना लो। उस ग्रुप में से कॉमन डाउट्स निकाल के पूछो, क्योंकि अगर कॉमन डाउट्स पूछोगे, अभी तुम्हारे ग्रुप में से एक तुम्हें डाउट आया, किसी को 4 आया है, 5 आया करण को शायद। अब अगर तुम दोनों बैठ के किए होते, तुम्हारा एक वो क्लियर कर देता, तुम उसको 4-5 कर देते तो कोई डाउट नहीं आता। लेकिन यहाँ देखने को 3 हो गया ना। ऐसे रहेगा अगर तो फिर डाउट लेना हमारे डिस्कशन का मुश्किल हो जाएगा ना हमारे लिए। फिर तो मैं ऐसे ऑप्शनल कर दूंगा, और मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि ऑप्शनल कर दूं, क्योंकि उसमें मेन स्ट्रीम में लोग कट जाते हैं जो नहीं पढ़ते। मैं चाहता हूँ कि सबके डाउट्स क्लियर हो, तो आपस में ग्रुप बनाओ और ग्रुप में से कोई एक लीडर बन जाओ। कितने लोग हो तुम्हारी क्लास में? 5 8 39। 6 ग्रुप बना लो, 6 लोगों का ग्रुप बना लो, और ग्रुप ऐसा बनाओ जिसमें सब बैलेंस्ड हो। किसी का फिजिक्स अच्छा हो, किसी की केमिस्ट्री अच्छी हो, किसी की मैथ्स अच्छा हो, किसी का नहीं। आपस में बनाओ। मैं बनाऊंगा तो फिर मैं उससे बात नहीं करती, मैं उससे बात नहीं होता, ये वो ऐसा है वो ऐसा है। ठीक है, मैं बनवा देता हूँ ग्रुप। क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि किसकी केमिस्ट्री अच्छी है, किसका मैथ अच्छा है। बस उससे फायदा होगा अगर एक फिजिक्स वाला होगा, एक केमिस्ट्री वाला और एक मैथ्स वाला, एटलीस्ट तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के जो डाउट है ना, उनके कॉमन डाउट्स आया करेंगे, तुम्हारा टाइम बचेगा। हम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बोलो मैं पूरी बुक सॉल्व कर दूँ, लेकिन फिर तुम्हारा लेक्चर बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा हो जाएगा कि हम पढ़ कुछ नहीं पाएंगे एक्स्ट्रा। इसलिए थोड़ा ये कर लो, अपने हिसाब से कर लोगे अच्छी बात है। और मैं बनवाऊँगा तो फिर इफ बट नहीं होगा कि मैं उससे नहीं बोलता, वो उससे नहीं बोलता, वो ये है वो है, सबको एक साथ रहना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1। 2 racing cars of masses m1 and m2 are moving in circle of radius r and 2r respectively. Their angular speeds are equal. The ratio of time taken by the car to complete one revolution. इसमें क्या डाउट है भाई? ओमेगा क्या होता है? 2π/t। ओमेगा क्या होता है? 2π/t। भाई कितना भी बड़ा रेडियस हो, एंगुलर स्पीड्स तो बराबर ही होंगी ना। थीटा तो ओमेगा से चल रहा, थीटा तो 2π चलेगा दोनों केस में, और चल ओमेगा से रहे हैं, तो t/t = 2π/ओमेगा।
T1 की भी यही वैल्यू, T2 की भी वही वैल्यू, दोनों का रेशियो लोगे डिवाइड करोगे तो 1:1 आ गया ना, खत्म। नहीं समझा मैं क्या बोला? ओमेगा 2π/T है और ओमेगा भी सेम है, 2π भी सेम है, तो टाइम दोनों का इक्वल हो जाएगा। 1 के बाद 4। द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच हैज लेंथ 6 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ एंड पॉइंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज एट 2 परपेंडिकुलर पोजीशन विल बी। अच्छा, ये स्पीड पूछा है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। फोर्थ देखो, ऐसे एक सर्कल है, इसके सेकंड हैंड का जो रेडियस, ये लेंथ दी है वो 6 सेंटीमीटर है, और सेकंड हैंड की जो लेंथ होती है उसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस, क्योंकि पूरा कवर करता है ना वो। तो ये 6 सेंटीमीटर दिया है। स्पीड में डिफरेंस पूछा है आपको, कहाँ गया, हाँ डिफरेंस पूछा है स्पीड में, कहाँ गया, दो परपेंडिकुलर पोजीशंस पे, दो परपेंडिकुलर पोजीशंस मतलब एक अगर मैंने यहाँ लिया है पोजीशन v1 या, अच्छा ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये पार्टिकल जो है ना, कोई भी क्लॉक है, वॉच है, तो उसमें एक रिवोल्यूशन का टाइम फिक्स्ड होता है, तो मतलब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही करता है। तो यहाँ भी से चल रहा है परपेंडिकुलर पोजीशन पे, मतलब जब यहाँ पहुँच जाएगा तो इधर चल रहा होगा। हालांकि मैंने उल्टा बना दिया है, तुम्हें सीधा करना चाहिए इसको। उल्टा क्यों हुआ है बताओ? उठा दे जरा बुक, कोई एक उठा दो। सेंटीमीटर दिया है ना, ये वेलोसिटी इधर रहेगी और ये वाली इधर। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? आर ओमेगा, और ये भी कितनी होगी यार? ओमेगा कितना होगा? सेकेंड हैंड एक चक्कर में कितना, क्या ओमेगा रखता है? 2π/, और ये 6 है तो 6/100, ये हो जाएगा 2π/ रेडियन पर सेकेंड में बताना है। तो एक सेकेंड, वो सेकेंड वाला वॉच एक चक्कर 60 सेकेंड में पूरा करता है, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब देख लो 6 × 10 = 60, ठीक है ना। तो v कितना आया? 2π/1000 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। क्या यही यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी? वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आया, ये भी 2π/ या फिर π/500 लिख दो। इन दोनों में चेंज बताना है। चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखते हो? वेक्टर v फाइनल माइनस वेक्टर v इनिशियल। तो इसको इनिशियल ले लो, इसको फाइनल, कोई भी तो ले सकते हो। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी बताओ जरा मुझे? v फाइनल है 2π/1000 माइनस j कैप माइनस 2π/1000 i कैप। तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये π/500 क्या हो रहा है? ये π/500 हाँ। अब देखो, तो ये जो डेल्टा v है, इसको मैं ऐसे लिखूं √/π/500 का स्क्वायर प्लस √/π/500 का स्क्वायर माइनस 2π/500 इंटू π/500 इंटू cos 90। परपेंडिकुलर है ना? ये कौन सा फार्मूला है? वेक्टर a माइनस वेक्टर b, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। तो डेल्टा v में
अभी दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, हट गए, बचा ये वाला पार्ट। इस पार्ट में देखो तो मैं इसमें से ना पाई स्क्वायर बाई 500 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो बाहर आ जाएगा ये, ऊपर आ गया √2। तो दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, पाई √2 बाई 500 है कोई ऑप्शन? अच्छा मिलीमीटर में दिया है, ये मीटर पर सेकेंड में आया है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर? 1000। तो डेल्टा वी अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो √2 पाई बाई 500 इंटू 1000 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो ये 2 हो गया। डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड आया, कौन है पीछे से बातें कर रहा है? 2√2 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट, ये तुम्हारा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो हाँ चेंज इन वेलोसिटी मतलब सेकेंड का आंसर है ये। और सेकेंड में देखो 2√2 पाई एक ही का आंसर है, कौन सा? 4। अगर तुम्हें स्पीड भी लिखनी है, इसकी एंड पॉइंट की स्पीड कितनी है, तो स्पीड तो आपके पास आ गई ना, कितनी आई है? आर ओमेगा, कहाँ गया? स्पीड ये रही। तो किसी भी पॉइंट पे अगर स्पीड लिखना है मिलीमीटर पर सेकेंड में, तो पाई बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है विच इज 2 पाई। समझा क्या? तो 2 पाई एंड 2√2 पाई आंसर है। अगर आप देखोगे तो जो क्लास नोट्स में हुए हैं ना, उससे बहुत कम लेवल के क्वेश्चन है, वो मैंने बहुत लेवल अप करके ऑलरेडी करवा दिया है। तो इनके क्वेश्चंस तुम्हें हवा लगने चाहिए थे देख कर भी कि अगर आप नोट्स प्रॉपर करके करते हो और क्लास में ध्यान देते हो तो आपको ये टॉपिक टफ नहीं लगेंगे। सबसे आसान टॉपिक में एक है ये टॉपिक। आइए और देखते हैं और कौन सा? 5वां, अ व्हील इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म angular acceleration about its axis. Initially its angular velocity is 0. In first 2 seconds it rotates through an angle θ1. In the next 2 seconds it rotates through an additional angle θ2. The ratio of θ2 and θ1, θ2 by θ1 is 3. ये क्या होगा? 3. This question is very much similar to a question जो हमने काइनेमेटिक्स में किया है। A car starts from rest and moves under constant acceleration if it travels a distance of s1 in first 10 second, s2 in next 10 second। तो s1 s2 का रिलेशन जो होता है वो क्या था? s2 is equal to 3s1। सिमिलरली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 मतलब ओमेगा 0 से चालू होता है और अल्फा कांस्टेंट रखता है, दो चीजें, क्या क्या चीजें? ओमेगा 0 और अल्फा कांस्टेंट। तो इक्वल इंटरवल में जो उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उनका रेशियो होता है 1:3:5। तो θ2 अगले दो में चल रहा है, θ1 पहले दो में चल रहा है, तो θ2 विल बी 3 टाइम्स ऑफ θ1। तो θ2 बाई θ1 करोगे 3θ1 बाई θ1 विच इज 3। अब मैं सॉल्व कर देता हूं फिर भी। क्या कह रहा है ये? हाँ ये है ओमेगा इनिशियल, इसका 0 है, कांस्टेंट अल्फा से चल रहा है ना, कांस्टेंट अल्फा से चल रहा है। और कह रहा है कि वो 2 सेकेंड में θ1 चलता है और अगले 2 सेकेंड में मतलब जब वो 4 पर पहुंचता है तो ये θ2 चलता है। इस पॉइंट को मैं A बोल दूं, इसको B बोल दूं, इसको C बोल दूं। तो आपसे पूछ रहा है θ2 बाई θ1 कितना है, तो पहले हमें θ2 और θ1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी
कि एक्चुअली थीटा 2 थीटा 1 है कितना, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे ना। तो थीटा 2 और थीटा 1 कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं ए बी वाला पार्ट लेता हूँ बच्चों, तो ए बी वाले पार्ट में ओमेगा इनिशियल कितना है 0, टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, थीटा 1 की वैल्यू थीटा की वैल्यू थीटा 1, सही है ना। और कुछ दिया है कुछ तो, हाँ अल्फा दिया है ना, अल्फा की वैल्यू अल्फा। मैं थीटा 1 निकाल सकता हूँ इससे, कैसे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी। तो ये फार्मूला अगर मैं यूज करूँ तो थीटा की वैल्यू थीटा 1, ओमेगा इनिशियल 0 है, टी की वैल्यू 2, हाफ अल्फा इंटू 2 स्क्वायर, मतलब थीटा 1 की वैल्यू है 2 अल्फा। ठीक है। अगले 2 सेकेंड में पूछा है, इसको 2 तरीके से कर सकते हो, या तो तुम ए से सी पूरा ले लो। तो जब तुम ए सी लेते हो मतलब ए इज द इनिशियल पॉइंट, सी इज द फाइनल पॉइंट। अगर आप ए से सी पूरा लोगे तो थीटा वुड भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड टाइम इज 4 सेकेंड। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप बी सी वाला पार्ट ले लो, बी से सी वाला पार्ट। तो लेकिन बी से सी वाले पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी कहाँ की होगी, बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट की वेलोसिटी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ टी। हो गया ना। कौन है, अगर मैं देख लिया ना ये करते हुए, 206 हड्डियां होती है ना, 512 बना दूंगा मार मार के। तो ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा इनिशियल 0 है, अल्फा और टी की वैल्यू 2, तो क्या ओमेगा फाइनल की वैल्यू 2 अल्फा, ठीक है ना। अब देखो ये तो हुआ 2 सेकेंड पे ए बी वाले पार्ट में। अगर मैं यही चीज बी सी वाले पार्ट में करूं तो बी सी वाले पार्ट में करेंगे ना बच्चों, तो मेरे लिए ओमेगा इनिशियल बन जाएगा अभी 2 अल्फा, थीटा बन जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, टाइम मिल जाएगा 4 सेकेंड, अल्फा की वैल्यू अल्फा। फिर से मैं वही फॉर्मूला लिखूँ, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 4 प्लस हाफ, ए की वैल्यू अल्फा है इंटू 4 स्क्वायर। तो क्या थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 8 अल्फा प्लस 8 अल्फा, क्या थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 16 अल्फा, बोलो हाँ। हाँ कहाँ, अच्छा सॉरी हाँ, t2 सेकेंड होगा, हमने बी सी लिया है, अल्फा की वैल्यू अल्फा, तो वही फार्मूला, तो थीटा 1 नहीं आएगा, ये थीटा 2 ही रहेगा सीधा। तो थीटा 2 इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 2 प्लस हाफ अल्फा इंटू 2 स्क्वायर। तो थीटा 2 कितना, 4 और 2 6 अल्फा, ठीक है। और थीटा 1 आया था 2 अल्फा, तो थीटा 2 बाई थीटा 1 पूछा है, 6 अल्फा अपॉन 2 अल्फा, थीटा 2 बाई थीटा 1 की वैल्यू 3। अब इनको लिए एक ट्रिक आप याद रख लो, मैं भी करवा देता हूँ, वो हमेशा कर सकते हो, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए इक्वल इंटरवल पूछे तो आप, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ये इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कंडीशन 2 ही है। पार्टिकल शुड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल शुड स्टार्ट फ्रॉम, कंडीशन नंबर 1 उसको रेस्ट से स्टार्ट होना है, कंडीशन नंबर 2 उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। आप इक्वल इंटरवल में टाइम पूछे तो 1:3:5 चलते हैं, जैसे फर्स्ट 10 नेक्स्ट 10 नेक्स्ट 10 नेक्स्ट 10 ऐसे चलता रहे, तो क्या रेशियो होता है।
अब ये केस कहाँ तुम रेप्लिकेट करके इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हो? मोशन अंडर ग्रेविटी में। मोशन अंडर ग्रेविटी आप लोगों ने पढ़ा है ना। एक पार्टिकल अगर फ्री फॉल कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ फ्रेम जो रेस्ट पे है, मतलब फ्री फॉल कर रहा है, वो 1 सेकेंड में कितना चलेगा? अब याद करना पड़ेगा। 1 सेकेंड में 5 मीटर चलता है, हाफ जी टी स्क्वायर, जी को 10 लेकर, अगर 9.8 ले तो 4.9 चलता है। मैं पूछूं कि 3 सेकेंड में कितना चला होगा या 3rd सेकेंड में कितना चला होगा? अब एक बच्चा होगा वो 3rd सेकेंड में सॉल्व करेगा, u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। एक वो बच्चा होगा जो रैंक जानता होगा, वो क्या बोलेगा? 3rd में पूछा यार, पहले में 5 चल रहा है, 1:3:5, 3rd में वो 5 गुना चल चुका होगा, उसका आंसर ओवरऑल आ गया 25 मीटर। वो सॉल्व करने जाएगा ही नहीं। कई सारे सवाल ऐसे मिले ना आपको, पूछा कि 7th सेकेंड में जितना चलता है उतना फर्स्ट में चल लेता है। 7th में फ्री फॉल का 7 सेकेंड में कितना चलेगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। किसका 13 टाइम्स? पहले सेकेंड में। पहले में कितना चलता है? 5। 13 5 जा आंसर। कोई सॉल्व नहीं करना है। समझ में आया क्या? और ये हुआ तुम्हारा इक्वल इंटरवल का। मैं भी लिखवाऊंगा ये चीज। दूसरा पूछते हैं सक्सेसिव इंटरवल का। फर्स्ट 10 सेकेंड में S1 चला, फर्स्ट 20 सेकेंड में S2 चला, फर्स्ट 30 सेकेंड में S3 चला। अब इसमें क्या हो रहा है? 10 में, फिर 20 में, फिर 30 में, क्या सक्सेसिव टाइम हो गया? अब सक्सेसिव टाइम का जो तो जो रेशियो होता है डिस्टेंसेस का, वो होता है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। अब जैसे फ्री फॉल का केस सबसे अच्छा एग्जांपल है। फ्री फॉल में 1 सेकेंड में कितना चला? 5। 2 सेकेंड में कितना चलेगा? 2 स्क्वायर, 4 गुना ऑफ 5, 5 4 जा 2 सेकेंड में 20 चलेगा, निकाल के चेक कर लो। 3 सेकेंड में कितना चलेगा? 3 स्क्वायर, 9 5 जा 4 सेकेंड में कितना चलेगा? 16 5 जा 80। 5 सेकेंड में कितना चलेगा? 25 5 जा। तो ये स्क्वायर का रेशियो दोनों बहुत कॉमन है, और ये आपके कम से कम 25 सेकेंड बचाएंगे हर एक क्वेश्चन में। कैलकुलेशन वाइज आप गलती भी नहीं करोगे, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछे थे कि कोई, देखो जो वहाँ पेपर बना रहा है ना, वो पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है। वो बना ही इसीलिए रहा है पेपर, ताकि आप कर पाओ। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई जाके बैठा है, सो के उठा, बोला आज ऐसा पेपर बना दो कोई कर ही ना पाए। तो मतलब क्या है पेपर का? पेपर का लेवल ऐसा होता है कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं ढंग से तो कर पाए पेपर। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखो। जो पेपर बना रहे हैं 40 साल 50 साल, ऐसे हम जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, बहुत सीनियर फैकल्टीज होती हैं, वो पढ़ा चुके होते हैं। उनको पता है बच्चा कहाँ गलती करता है। जो गलती करके आंसर आएगा वो पहला ऑप्शन होता है। तुमने PYQ किया होगा ना, कई बार तुम्हें ऑप्शन आया होगा, पहला टिक किया, लेकिन छोटी सी गलती होती है, वो ये नहीं ये वाला होगा। उनको पता होता है। वो पेपर ट्रिकी अप्रोच में बनाते हैं, टफ पेपर नहीं बनाते। वो तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे। अभी क्या हाल रहा तुम्हारा जो पेपर हुआ था मैथ? 60 प्लस में कितने लोग आ रहे हैं? अब देखो, मैं तुम्हें डिमोटिवेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं आपको अभी सुधरना पड़ेगा, ये बात तो मानो। तुम्हारा, मैं डरा नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी इसको, अदरवाइज मत लेना। लेकिन तुम्हारे ही साथ वो बच्चे भी बैठ के पेपर दे रहे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा मतलब मेरे पास, मैं बाकियों को नहीं जानता, मैं तुम्हें एक बच्चे का एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे साथ है। तुम्हें बताया मेरे साथ, मैंने ये बात नहीं बताया, सुन लो। अभी 11th में है, मेरे पास 9 से है ऑनलाइन। वो जब 11th का स्टार्ट की थी ना अप्रैल में, CBSE में 10वीं दे के आई थी, जब 11th स्टार्ट की थी, तब उसका रोटेशनल खत्म हो चुका था। अब तुम अभी तक तुम रोटेशनल में पहुंचे नहीं हो। उसका रोटेशनल उसकी क्लास में खत्म हो चुका था, और मैंने भी पढ़ा दिया था प्रॉपर एडवांस लेवल का। वो एक बच्ची है। अब इससे नजर लगाओ कि उसकी क्लास में ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे, और उसकी परफॉर्मेंस गजब की परफॉर्मेंस। मतलब मैं लिखित बोल दूं कि उसको डबल डिजिट रैंक तो पक्का है, अगर उसका दिन रहा तो सिंगल डिजिट आएगी। गजब की परफॉर्मेंस है भाई, कुछ नहीं बोल सकते। जो पेपर तुम अभी दिए ना,
मैं बिना तैयारी के उसको बैठाऊंगा, उसको 250 प्लस आएगा बिना किसी तैयारी के, और अभी 10वीं में थी तब। अब तुम लेवल समझो, उसके बाद भी उस टॉप 10 की पोजीशन में अपने क्लासेस में कभी 10वां रैंक रखती थी, कभी 8वां रखती थी, कभी 15वां रैंक आता था। वो डीमोटिवेटेड थी, इसलिए मुझसे पढ़ रही थी कि सर मेरी और थोड़ी अच्छी जाए फिजिक्स। मतलब उससे ऊपर 15 लोग हैं जो 10वीं में रह के 250 ला रहे हैं, और पेपर का लेवल यही है, इससे ऊपर ही है। अगर ये इसलिए बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ तुम्हें, डरो मत। हालांकि उसमें से बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जो 10वीं तक का कोई मतलब ही नहीं रहता, वो 11वीं में आके ना वो सब ब्लैंक रहते हैं, वो तुम्हारे साथ ही पढ़ते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि उसी भीड़ का हिस्सा तुम भी बनो, जिस भीड़ का हिस्सा बाकी लोग भी हैं, तो करते रहो। तुम भी 100, 150, 80, 90, 100 में खेलते रहो कि 120 में खुश हो जाओ, मिठाइयाँ बांट दो, लोगों को लड्डू वड्डू खिला दो कि अरे मेरा मेंस क्वालिफाई हो गया। बाद में पता लगा एडवांस में बैठे, वहाँ मार्क्स नहीं आए, एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ, मेंस के थ्रू एनआईटी भी नहीं मिली। उस भीड़ में अगर खेलना है तभी खेलो। अगर उस भीड़ से आगे निकलना है भाई, तो अभी मेहनत चालू कर दो। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है 12-15 सालों का, उसके हिसाब से बता रहा हूँ तुम्हें। अगर जनवरी अटेम्प्ट में आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, जो पहला अटेम्प्ट होता है, तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। साइकोलॉजी जो होती है ना, वो बहुत ख़राब चीज़ है। जब अगर तुम्हें पहले अटेम्प्ट में 91, 90 परसेंटाइल, 84 परसेंटाइल आया रहेगा ना, जनवरी में तुम वो दे के आओगे, ठीक 20 दिन के बाद तुम्हारा बोर्ड्स होने वाला है। जब तुम बोर्ड्स पढ़ोगे, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार सेकेंड अटेम्प्ट वाली पढ़ाई कर लेता हूँ। तुम इधर भी पढ़ रहे होगे, उधर भी पढ़ रहे होगे, तुम्हारा ध्यान भटकता रहेगा, ना तुम ये कर पाओगे ना तुम वो कर पाओगे। बोर्ड्स में मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो सेकेंड अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल ला दिए। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे की, किसी को डिफेम नहीं करना है। हालांकि एक साल ड्रॉप लेके IIT गए वो, लेकिन पहले साल यही गलती। मैं एक अभी रिसेंट का बच्चा है, उसको 87.4 परसेंटाइल आया था पहले अटेम्प्ट में। उसको बोला बोर्ड अच्छा कर ले, तेरा अच्छा हो जाए, नहीं माना, वो अपने मन से काम किया। सेकेंड अटेम्प्ट में उसको 98.98 परसेंटाइल आया था। मतलब उसको बड़े आराम से कोई ना कोई NIT मिल जाती, लेकिन उसको बोर्ड में 71% आ गया। एलिजिबल ही नहीं था काउंसलिंग के लिए। एक साल ड्रॉप लिया, फिर से 12th दिया, फिर गया। लेकिन अब क्या होगा इससे पता है? IIT चला गया, ड्रीम था। लेकिन अब वहां जाके जब तुम कंपनी के इंटरव्यू में बैठोगे ना, प्लेसमेंट के लिए, तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड चेक करते हैं वो। उसमें तुम्हें हमेशा तुम्हारी पूरी ज़िंदगी वो 1 साल का ड्रॉप दिखाता रहेगा कि आपने 1 साल ड्रॉप किया है 12th में। तो आपसे पूछेंगे ही, आपने 1 साल क्यों ड्रॉप किया? क्योंकि 11th के बाद 12th तो कोई ड्रॉप करता नहीं है। तो आपसे पूछेंगे फेल हो गए थे क्या? नहीं फेल हुए थे, तो फिर ड्रॉप क्यों लिया? ये चीज़ें आएंगी। उससे बेटर है यार, अगर आपको 99 प्लस परसेंटाइल जनवरी में आ गया, फिर क्या होगा? अगर आपने 99 प्लस ले लिया जनवरी में, आपको ये पीछे से पता है कि NIT तो आपकी पक्की हो गई है। अब कोई रोक पाएगा थोड़ा NIT? फिर नहीं रोक पाएगा। मेरी NIT पक्की है। अब मैं क्या करूँगा? बोर्ड्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दूंगा, क्योंकि मुझे पता है सेकेंड अटेम्प्ट जो अप्रैल में होने वाला है, जिसके लिए 20 दिन बचते हैं बोर्ड पेपर के बाद, उसमें मुझे पढ़ना नहीं है। 99 आ गया, जाके देख के आऊँगा, जो हो गया देख लूँगा। मुझे पूरा 1.5 मंथ मिल जाएगा एडवांस करने को। तो मेरा मेंस भी अच्छा गया, बोर्ड्स भी अच्छा गया, क्योंकि मैं कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, और उन सब का रिफ्लेक्शन मुझे एडवांस में दिख गया। मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं IIT चला गया। एक पेपर गड़बड़ होने से सब दिक्कत हो रही है। अगर किसी को कोई हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन किसी को अगर लग रहा हो कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं ये हो रहा है, मेरे पास एक बार आ जाना, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करा दूंगा ऐसे बच्चों से जो तुम्हारी क्लास में अभी पढ़ ही रहे होंगे, और मेरे ही बच्चे हैं, बाहर से भी नहीं, पढ़ ही रहे होंगे, उनसे तुम आगे क्वेश्चन आंसर कर लेना, ठंडे पड़ जाओगे। इसलिए बी केयरफुल। आप लोगों का कोई ग्रुप है जहां आप लोग डेली अपडेट भेजते हो? नहीं है? अभी है कि नहीं है?
मैं एक ग्रुप बनवा रहा हूँ, बना हुआ है, बता रहा हूँ क्या करना है। मैं एक ग्रुप बनवा रहा हूँ, प्रीति आई होगी तो भी बनवा दूंगा मैं, नहीं तो मैं बनवा देता हूँ ग्रुप। उस ग्रुप में मैं भी रहूँगा, सारे एडमिन स्टाफ भी रहेंगे और आतिश सर भी रहेंगे, शायद मैं शिवम को भी जोड़ दूँ, भानु को भी जोड़ दूँ, सारे टीचर रहेंगे। आपने दिन भर क्या क्या किया है सोने के पहले आपको अपडेट करना है। जैसे मान लो आपने बताया मुझे कि 5:30 से लेकर 7:30 तक मैंने फिजिक्स किया, तो ऐसा आप फिजिक्स लिख के भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारियों से कि चलो वो क्या करते हैं फिजिक्स लिख देते हैं क्यों सोना है मुझे, ऐसा नहीं। आप मुझे यहाँ बताओगे फिजिक्स में आपने क्या किया है, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कौन सी बुक से सॉल्व किया, प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे और कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। ये मुझे जिसके ऊपर भी डाउट हुआ रैंडम में उसको बुला लूंगा, पहले बता रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि सर ऐसा नहीं होता है। मैं बुला लूंगा, आपसे बुक मांगूंगा, आपको लेके आओगे नहीं आओगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको चेक कर सकता हूँ कि आपने किया है, इस बुक से किया है, ठीक है ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो। अगर आपने लगातार 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए और आपको डाउट भी नहीं था, इसका मतलब क्या है, आपने गूगल किया है या आपने किसी का छापा है, दो में से एक ही काम होता है ना। इन बोथ केसेस यू विल हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप सस्पेंड हो जाओ 10 दिन के लिए घर वालों को मैसेज करके, या तो 100 बार सारे क्वेश्चन लिख के आओ। सही रहेगा क्या? देखो यार क्यों बोल रहा हूं मैं, जिस पेज में जहां तुम अभी बैठे हो ना वहां से मैं निकल चुका हूं और मैं हर साल 64-65 बैच पढ़ा चुका हूं तुम्हारे पहले, हर साल 4-5 बैच पढ़ाता हूँ, 12-13 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो हर साल हमें बच्चे मिलते हैं। हमारी लाइफ में, तुम्हारी नहीं मेरे भी है, सबका है, कि हमारी लाइफ में ना डेडिकेशन की बहुत कमी होती है, डिसिप्लिन नहीं होता है। जब तक हम किसी को आंसर देने के लिए ना कोई काम कर रहे हो तब तक हमसे वो काम होता ही नहीं है। मेरे साथ भी है, मेरे जो प्राइवेट क्लास मतलब ओलंपियाड की क्लास लेता हूँ, मेरे पास 25-26 बच्चे हैं अभी, और उसमें ये बच्ची भी है, पैन इंडिया से बच्चे, ऑनलाइन होता है। मेरा 7:30 का लेक्चर होता है हफ्ते में 2 दिन, और मैं कभी 7:30 स्टार्ट नहीं कर पाता, मैं खाली बैठा रहता हूँ। मैं घर पहुँच भी गया रहता हूँ, तब भी मन करता है कि लिंक भेज दूँ। एक बार दिमाग बोलता है, फिर वही दिमाग बोलता है जाने दे यार 8 बजे करता हूँ। मैं सोचता हूँ भाई 8 बजे चालू होगा, 8 बजे चालू करने को भी होता है कि 8 बज गया क्या, करते करते 8 साढ़े 8 होता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो बच्चे अपने हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे, उधर मैं खींच दूंगा, ये कर दूंगा। तो मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं मान रहा हूँ वहाँ पे मेरी गलती है। अगर वही मैं कहीं ऐसी जगह होता है जोड़ता कि अच्छा आप 1 घंटे लेट हो गए, आपका जो भी पैसा है वो माइनस हो जाएगा, तो मेरी मजबूरी होती है कि वो माइनस से बचने के लिए मैं ऑन टाइम ज्वाइन करता। होता था एक टाइम जब मैं ऑन टाइम 5 मिनट पहले पहुंचता था क्लास में। अभी मैं फिर से दोबारा वो लागू कर दूंगा बहुत जल्दी अपनी लाइफ में, बहुत रोड ट्राई कर रहा हूँ मैं। आज के 5-6 साल पहले, 6 साल पहले मैं 7:30 के लेक्चर में 7:25 तक पहुँचता ही पहुँचता, चाहे पहाड़ टूट जाए कुछ भी हो जाए, मैं 7:25 आ जाऊँगा। मैं आधे घंटे का सेफ साइड बफर टाइम लेके चलता था कि आधे घंटे अगर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई तो आधे घंटे का बफर टाइम लेके आता था। 5-6 साल में जो आदत लगी है अब छोड़ूंगा मैं, तो मुझे डिसिप्लिन में आना है। उसके लिए मैं सबको बोलूँगा कि मेरा पैसा काटो, मैं लेट आऊँ तो मैं आगे ऑन टाइम आ पाऊँगा। और वो मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है जो डिसिप्लिन की है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम है। जब उनको रिपोर्टिंग मैनेजर उनके जो होते हैं, जब वो ऑफिस पे बुलाते हैं ना उनको, तो 9 बजे पहुंचना होता है, एकदम करेक्ट 9 बजे पहुंचेंगे। लेकिन अगर वो खुद बॉस है, उनका बॉस कहीं घूम रहा है, उनको सबको खाली अटेंडेंस देना है तो 11 बजे पहुंचते हैं। तुमने देखा है जो सीनियर होते हैं वो अपने आराम से झूमते झूमते आते हैं, आए हेलो हाय किए फिर चले गए झूमते झूमते। क्यों? वो डिसिप्लिन नहीं है क्या? उनको काम नहीं है क्या? उनके ऊपर बॉस नहीं है? है ना भाई, उनको डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन जो
अभी काम शुरू कर रहा है या जिसको ये कि भी रिपोर्ट करना है वो 9 बजे आ जाएगा राइट टाइम। वो तो हर सबको, जितने भी लोग हैं सबको डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। आपको वही डिसिप्लिन देने के लिए ये ग्रुप में चालू कराना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये रहेगा आपके दिमाग में कि आपको डेली सोने के पहले अपडेट करना है कि आज आपने क्या पढ़ा है, तो आप मजबूर होंगे, आपका नहीं मन करेगा तो भी पढ़ना है। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उस ग्रुप में ये तो लिख नहीं सकते कि मैं नहीं पढ़ा या मैं नहीं पढ़ी। आपकी मर्जी, आप नहीं पढ़ रहे हो, आप लिख दो मैंने नहीं पढ़ाई करी आज, कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन वो आप एक दिन लिख सकते हो महीने में। अगर आप 3-4 दिन लिख रहे हो लगातार हफ्ते में, सस्पेंड हो जाओगे ना फिर तो आपकी मजबूरी होगी कि भेजना है यार, भेजने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, इतना करने के मेरे हाथ में इतना ही है, इतना करने के बाद भी अगर आप झूठा मूठा लिख के भेज दोगे और ऐसे बचे रहे कि हमारी नजरों में नहीं आ रहे हो सकता है ना कि मैं डाउट ही नहीं जाए तुम्हारे ऊपर और तुम खाली झूठा मूठा लिख रहे हो, तो उससे किसका लॉस होगा? मेरा। मैं तो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मार्क्स दिख जाएंगे वो पेपर में भी। इस बार का जो पेपर था बहुत टफ पेपर तो नहीं था। टफ था क्या? बहुत आसान पेपर बनाया था। अभी लेवल बढ़ाऊंगा मैं, पहले बता रहा हूँ, तैयार रहना। तो ये सब चीज़ें करो। मैं फिजिक्स पढ़ा तो क्या पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा तो क्या पढ़ा, उससे कई चीज़ें मिलेंगी। आपके पास कितना टाइम बचता है इसमें आपको ये जोड़ना है। जैसे मैं पूरा आपको बता रहा हूँ, शायद आज ही ग्रुप बनवाऊंगा तो आपको ग्रुप में चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, इसलिए बता रहा हूँ। आप ऐसा लिखोगे कि सुबह 8 से कितनी क्लास, मान लो 2 तक क्लास है, अब 2 से 3 आपका ट्रैवलिंग टाइम है, 3 से 5 आपने रेस्ट किया, हो सकता है 5 से 7 आपने फिजिक्स पढ़ लिया, 7 से 7:30 तक आपने ब्रेक लिया, 7:30 से 9:30 आपने केम पढ़ लिया, 9:30 से लेके 10:30 तक आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, खाना ही खा रहे थे 1 घंटे। हाँ, 1 घंटे खाना खाने के बाद आपने 10:30 से 11 तक मोबाइल यूज़ किया, 11 से 12:30 आपने कुछ पढ़ा, फिर आप सोने गए। ये पूरा ये क्या होगा ना, इससे जब आप ये पूरा लिख के डालोगे ना ग्रुप में, जब आप पूरा लिख के डालोगे ग्रुप में, तो उससे हमें वो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखता है कि तुम्हारा तुमने जिंदगी के कितने घंटे खराब कर दिए अपने एक दिन में। तो उसको हम लोग बात करेंगे ना पर्सनली, क्या कमी है, क्यों नहीं हो रहा है, तो हम उसको टास्क देंगे और पूरा करना है। तो मेनली इसके लिए तुमसे टाइम टेबल बनवाया जा रहा है। बनाओगे ना? मरे मरे आवाज दे रहे हो भाई। भगवान ने मुंह दिया, उसका इस्तेमाल करो ऐसे ऐसे। चलिए, हाँ, तो ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? मैं वो लिखवा रहा था ना, लिखो। हाँ, कुछ लोग नहीं लिखे होंगे, नोट पॉइंट बना के लिख लो। ये काइनेमेटिक्स में भी काम करता है। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, नोट पॉइंट में लिखो, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। हाँ, डाउट में ही ये टॉपिक आ गया, कॉन्सेप्ट तो लिख लो ना। If a particle starts from the rest and moves under constant acceleration, and moves under constant acceleration, and moves under constant acceleration, then के बाद the ratio of डैश करके पहला लिखो इसमें क्वेश्चन, डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय, फर्स्ट है ये। हाँ, देन द रेशियो के बाद डैश कर दो, उसके अंदर सब पार्ट नंबर 1, डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड in equal interval of time, in equal interval of time is 1:3:5, ऐसे डैश कर देना, ऑड नंबर का रेशियो होता है।
ब्रैकेट में चाहिए तो नीचे लिख लो। इक्वल इंटरवल का मतलब फर्स्ट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड, ये इक्वल इंटरवल होता है। ब्रैकेट में लिख लो फर्स्ट 10 सेकेंड कॉमा नेक्स्ट 10 सेकेंड, इसी को हम इंटरवल बोलते हैं, इक्वल इंटरवल है ये। दूसरा सब पार्ट लिख लो। डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम is 1 square is to 2 square is to 3 square and so on. 1 square, 2 square, 3 square and so on. लिखा? ब्रैकेट में लिखो इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव इंटरवल। 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, तो ये एक पॉइंट मिल गया। ऐसे पढ़ते रहोगे कुछ पॉइंट्स मिलते जाएंगे। ये हमने कौन सा किया? 5 के बाद कौन सा? 7 था ना। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये नहीं करवा रहा हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है और 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करता है, उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। किसका डाउट था? ये कर लेना अभी। एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ नहीं चाहिए मैं लेक्चर में। हाँ सुनो, 7th हो गया, अभी 7th भी बोल दिया ना मैंने। 8, 10, 11, 13, 14। आवाज बंद बच्चों। 8 the linear and angular acceleration of a particle are 10 and 5 radian per second. It will be okay. The linear and angular acceleration of a particles are 10 meter per second square and 5 radian per second square. अच्छा, एक दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीनियर और एंगुलर दिया है अल्फा, कितना है ये? 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है वो सर्कल के कितनी दूर है। भाई हम सब जानते हैं 80 की वैल्यू आर अल्फा होती है, तो 10/5 इज इक्वल टू आर की वैल्यू 2 मीटर। ये किसने डाउट पूछा था? डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 8 के बाद 10। A particle is going with constant speed, भाई चुप रहो। A particle is going with constant speed along a uniform helical and spiral path separately as shown in the figure. The velocity of particle is constant in both the cases. Okay. The magnitude of acceleration of the particle is constant in both cases. The magnitude of acceleration is constant in A and B, decreasing in B. Okay. ये जो एरो देख रहे हो इसमें एरो कैसे बना हुआ है? इंक्रीजिंग है। अगर रेडियस बढ़ाओगे कांस्टेंट है चलेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो केस 2 में एक्सेलरेशन कम हो रहा है। केस 1 में मुझे ये पाथ जो है ना हेलिकल वो कांस्टेंट लग रहा है, तो वही होगा आंसर। ठीक है। और कौन सा है? 10 के बाद 11। दोस्त 11th के देखो तुम्हारे डाउट्स है, तुम ही लोग बात कर रहे हो। 11th में नहीं करा रहा हूँ, ये आप खुद करिए। वो कह रहा है रेडियस अर्थ का 6400 किलोमीटर है, एक रिवॉल्यूशन वो 24 आवर्स में करता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटर। अच्छा, इक्वेटर पे रेडियस तो पूरा 6400 हो जाएगा। इक्वेटर का मतलब क्यों दिया? इक्वेटर देखो, ये अर्थ पूरा ऐसे रहता है,
और अगर ऐसे ले रहे हो तो ये रेडियस हम अर्थ का रेडियस मानते हैं। तो यहाँ जब पहुंचोगे तो ये इक्वेटर है ना, तो इस पॉइंट पे आपसे पूछा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा। और याद रखो हमेशा कोई भी अब गलती क्या होती है ना, यहाँ कोई बंदा तो हम ऐसे लिखते हैं ग्रेविटी नीचे, ग्रेविटी नीचे काम नहीं कर रही है, यहाँ पे ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ काम करती है, ग्रेविटी इधर काम कर रही है। दिस इज ए नेट, ठीक है। और क्या पूछा है इसने, हाँ इक्वेटर पे ये होगा कितना ये पूछा है ना। रेडियस आपको दिया है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रहा है ये, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t, क्या होता है 2π/t। रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा क्या होता है एक्सेलरेशन ना, वही तो पूछ रहा है आपसे। क्या निकाल लोगे, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। 10 11 के बाद और कौन सा था, 13 14 10 तो हो गया ना। 13 द ग्राफ ए बस द ग्राफ बिलो शो एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन विच वन ऑफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ओमेगा टी का ग्राफ है। आपको जो मैंने वो नोट्स भेजा था ग्रुप में, आपने भेज दिया, कितने लोगों ने जेरोक्स ले लिया उसका, उसमें आपको मैथ्स में दिख रहा है ये चीज़ें, बेसिक मैथ्स का भेजा था निकाला ना। तो आप बेसिक मैथ्स के अगर पीडीएफ को देखोगे तो 51 52 पेजेस कुछ तो होंगे, आप उनका जेरोक्स ले लो, सारे करो, उसके ग्राफ में ये आइडिया दिया हुआ है। जो ये 13 नंबर क्वेश्चन है, ये बेसिक मैथ्स का पार्ट है। ये ओमेगा टी का ग्राफ दिया है और आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ग्राफ कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग ग्राफ है। ओमेगा टी का स्लोप आपको बताता है एक्सेलरेशन, कौन बताता है आपको, स्लोप। तो जो स्लोप नेगेटिव होगा वही होना चाहिए, स्लोप नेगेटिव सी वाले ऑप्शन में है। क्या पूछा है उसने, वन होना चाहिए, जरूरी नहीं है ना कि एक्सेलरेशन जो है इसका। देखो पहले केस में तो स्लोप लगातार बढ़ रहा है ना, कहाँ ढक्कन है ना, स्लोप कम हो रहा है, स्लोप तुम लोगों का जोड़ा फोड़ दूं क्या मैं, करण और गीतेश अलग अलग बैठा हूँ। वो माँ कसम नहीं खाता इसलिए नहीं खाएगा, हाँ क्योंकि वो हमेशा गलती करता है, कैसे खा ले। हाँ तो पहला ही ऑप्शन होगा, सही है वो, क्योंकि तुम्हारा स्लोप घटना चाहिए और क्योंकि एक्सेशन डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है। तो और सी वाले ऑप्शन में एक्सेशन ओमेगा टी ग्राफ में ओमेगा ऑलरेडी नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं होगा। 14 में क्या डाउट आया भाई, ओमेगा दिया हुआ है θ² + 2 थीटा, तो क्लास में कराया क्वेश्चन है। ओमेगा की वैल्यू दिया है 14 में θ² + 2 थीटा, और आपको कह रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए θ = 1 रेडियन पे। ओमेगा अगर थीटा का फंक्शन दिया तो अल्फा कैसे निकालते हो, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, तो अल्फा = ओमेगा की वैल्यू ये। भाई चुप हो जाओ प्लीज, अब तो मैं प्लीज बोल दिया, अब चुप हो जाओ। θ² + 2 थीटा डी ओमेगा बाई डी थीटा अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा 2 थीटा + 2 डिफ्रेंशिएट करने पे। अब जरा θ1 पे पूछा है ना, थीटा को 1 यही डाल दो, आगे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो 1² + 2 × 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 1 + 2, तो कितना हुआ ये 3 + 4, सॉरी 3 × 4, यही है आंसर, हो गया ये।
तो मैं जितने भी क्वेश्चंस दूंगा ना, अगर आप करके आओगे तो मैं क्लास में एक लेक्चर बाद में ख़त्म करूंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया करूंगा। लेकिन प्लीज़ ऐसे मत पूछो जैसा आज पूछा है, मेरा ना मोटिवेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं कैसे करवाऊँ। अभी कोई बच गए गलती से, 2-3 नहीं पूछा, 4 नहीं पूछा, 3-4 बीच में छोड़ दिया था। और कौन सा था एडवांस? एडवांस में कितने दिए थे मैंने? 1 से 13। अच्छा, न्यूमेरिकल भी दिया था क्या? अरे बाप रे, बहुत होमवर्क दे दिया था क्या? कम ही तो था। चलिए क्वेश्चन नंबर जेई एडवांस, क्वेश्चन 2 के पहले 1 आइए। अच्छा 1-2 के पहले 1 आता है, गिनती गिना रहे हो तुम लोग। आइए जेई एडवांस भाई सुन लो, जेई एडवांस में क्वेश्चन नंबर 1 आया आपका डाउट, और 2 आया, और बोल दो। 4, 7, 8। हाँ वाह, 4, 5, 6, 7, 8, वेरी गुड, क्या बात है। अरे वाह, कोई छोड़ना है? 12। और क्या बात है, अपने लिए तालियां बजा लो, पूरे डाउट पूछ लिए। और तुम्हें खुशी भी हो रही है ऐसे पूछ के। क्वेश्चन नंबर 1 आज मैं कर दे रहा हूं, लेकिन प्लीज इस पे थोड़ा सा फोकस करो यार। 2 bodies A and B rotate about an axis such that angle θ1 covered by first body is proportional to square of time and θB covered by second body varies linearly. At t is equal to 0, θA, θB 0. If A completes its first revolution in root pi second and B needs 4 pi second to complete half revolution, then angular velocity at t is equal to 5 second are in the ratio. सिंपल सा सवाल है, आप लोग इसको खाली जबरदस्ती टफ बना रहे हो तो ये बन रहा है। वो कह रहा है कौन है चाय बेचने लगा भाई? वो भी अच्छे से बेचो, उसमें बहुत पैसा है, क्या पता प्रधानमंत्री बन जाओ। हाँ, थीटा ए इज proportional to square of time. थीटा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर बोल रहा है, और थीटा 2 में लीनियर वेरिएशन हो रहा है, वही बोला ना। थीटा बी का वेरिएशन कैसा है? लीनियर। अच्छा, लीनियर वेरिएशन का मतलब ये है थीटा बी जो है वो टी के प्रोपोर्शनल है। लीनियर वेरिएशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब होता है? स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ये सवाल करा के ना, अब एडवांस के क्वेश्चन अगले लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि पूरा 5 बज जाएगा, ये कराऊंगा, कुछ आगे पढ़ भी लेते हैं। हाँ भाई, पूरा टाइम निकल गया। और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, 1, 2, 3, 4 लगातार मत पूछो, आपस में डिस्कस कर लो ना यार कि कौन सा नहीं आया, कौन सा आ गया। अच्छा, टी 0 पर, दोनों 0 पर है। रूट पाई सेकेंड में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है और बी 4 पाई सेकेंड में आधा रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है।
एक बात बताओ, थीटा अगर टाइम का फंक्शन दिया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के टी स्क्वायर, के सम कांस्टेंट हटा दो उसको, और थीटा बी को मैं लिख दूं के टी। थीटा है टाइम का फंक्शन, और एक कंप्लीट चक्कर वो कितनी देर में लगा रहे हैं, रूट पाई सेकेंड में। यार मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, डी थीटा बाई डी टी, क्या ये बन जाता है ओमेगा, लिख सकता हूं। ए के लिए अगर लिखा जाए ये, तो क्या ये ऐसा नहीं बनेगा, डी थीटा ए का मतलब इसको 2 के टी, 2 पाई बाई रूट पाई, या ऐसा बन जाए 2 के टी इज इक्वल टू 2 रूट पाई, 2 ने 2 को मार दिया, के तो कुछ भी होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, ये टी ए हो गया। दूसरा कह रहा है कितना लिया उसने, 4 पाई सेकेंड लिया हाफ रिवॉल्यूशन के लिए। अच्छा, यहां अगर देखा जाए बच्चों तो अच्छा ये रहा, यहां लिखोगे डी थीटा बी बाई डी टी, तो हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब पाई बाई टी होता है, नहीं पाई बाई टी बाई 2 पाई बाई टी ही होता है, ठीक है। अगर वो आधे रिवॉल्यूशन में 4 पाई लिया है तो पूरे में कितना टाइम लेता, 8 पाई। तो यहां टी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी अपने को, 8 पाई, और ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 2 पाई बाई 8 पाई। तो क्या यहां से जो k की वैल्यू आई वो 4, बोलो 1/4, ठीक है। यहाँ सब्स्टिट्यूट टी ए मिल जाएगा तुम्हें, और टी ए मिल गया तो बोल रहा है 5 सेकंड के बाद दोनों कहाँ होंगे, अब तो निकल गया, खाली खेलना है तुम्हें सब्स्टिट्यूट करने वाला गेम, ठीक है। अब आगे अगले लेक्चर में करवाता हूँ, तो तुम्हारे डाउट्स हैं मैं करवा दूंगा एडवांस का, आज होमवर्क नहीं दूंगा ना, तो जो होमवर्क बचा है वो अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा मैं, छुट्टी नहीं हो रही है, अब हमें आगे पढ़ना है। हर लेक्चर में स्टार्टिंग के 1 घंटे में डाउट ले लिया करूंगा। हाँ बोलो, लाओ बेटा, ये थर्ड इसको मैंने कराया था, अरे बाप रे, ये लफड़ा है तब। आओ, क्वेश्चन नंबर 3, जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 3, एक लास्ट क्वेश्चन है जो आप देख लो। कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा वेरीज विथ टाइम टी। एक सर्कल है, ऐसे ये कह रहा है ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, यही है ना, हाँ ओमेगा से घूम रहा है। मैग्नीट्यूड बताना है आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए, इसका रेडियस ए दिया है, और टाइम के साथ इसके डिस्प्लेसमेंट में आपको बताना है क्या होगा। एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है वो, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, v dt इज इक्वल टू डी एस करके। तो एक बात बताओ, इस पॉइंट पे रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, ए ओमेगा। ये कब का काम है, जब t 0 पर है। कब है ये, किसी टाइम t पर ये यहां पहुंच गया होगा, इस टाइम पर भी इसकी ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, ए ओमेगा। वेलोसिटी तो यही रहेगी, ये इनिशियल बन गई और ये फाइनल, और इतने टाइम में क्या ये ओमेगा से चल रहा है तो ओमेगा टी घूम चुका होगा,
कितना घूम चुका होगा ये, ओमेगा टी। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी लिखूं तो क्या ये लिखा जाएगा v फाइनल, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, मुझे कैसे ये करना है, क्योंकि मुझे स्कोप दिखा कि खाली वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, वेलोसिटी अगर मिल गया तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे। और हमें पता है यहाँ जो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, दैट चेंज इन वेलोसिटी विल बी ए फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। चेंज इन वेलोसिटी किसका फंक्शन होगा, अरे जोर से बोलो, पक्का, माँ कसम खाओ, सही होगा, आएगा भाई, खा लो, मैं बोल रहा हूं आएगा, मम्मी कसम आएगा भाई। तो अगर मैं इसका मॉड लिखना चाहूं बच्चों, देखो इसका मॉड क्या लिखूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 2 बार ए ओमेगा आएगा, और ये कॉस थीटा, यही आएगा। समझा तुमने कहाँ गलती करी है, अभी वेलोसिटी निकाल के छोड़ दिया, तुम्हें वही आ रहा है भाई, वो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, दिस विल बी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो v dt इज इक्वल टू ds करोगे तो तुम्हारा साइन फिर कॉस बन जाएगा। तो ये डेल्टा v, यहां से क्या मैं ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं, ले सकता हूं क्या, इनफैक्ट 2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दिया, तो यहां बच जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। यार ये तो ना, अब कॉस ओमेगा टी है, 1 हट जाए तो मैं जो जुगाड़ लगा सकता हूँ, यहाँ पे हटाऊं कैसे मैं, अगर यहाँ मुझे -1 मिल जाए तो हटा दूंगा मैं। -1 लाने के लिए मैं क्या करूं, तो मैं ऐसे लिख, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, क्या हो गया, नहीं समझा, ये क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा है, कौन बोला, बोलो बोलो, नहीं समझ, पूछ लो, नहीं समझा तो इधर देखोगे तब समझेगा ना, ऐसे मुंडी नीचे कर क्या समझ रहे हो। cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, लेकिन अगर मैं ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 यहाँ रखूंगा तो माइनस साइन पहले से है, तो ये मेरा 1 यहाँ आके +1 बन जाएगा, और जैसे ही +1 बना कैंसिल तो हुआ नहीं, मुझे कैंसिल करना है, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, तो ये वाला फार्मूला लगा सकता हूँ। जैसे ही ये फार्मूला मैंने यहाँ लिखा, क्या ये ऐसा बना, 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कैसे आया ये, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, ओमेगा टी बाई 2। 2 क्यों आया भाई, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, हाफ एंगल लगाना पड़ेगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 1 और 1 मर गए, 2 2 जा 4 का रूट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्या आया, 2a ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2, क्या आया, दिस इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, या ये मैं बोलता हूँ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या मिला अपने को, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन पूछा क्या है वो, डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ गया है तो क्या मैं v dt करके ds निकाल सकता हूँ, बोलो, टाइम 0 पर ये डिस्प्लेसमेंट 0 था, टाइम t पर ये s मान लो, तो ये बन जाएगा 2a ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2 dt इज इक्वल टू s लिमिट 0 से t। बोलो सही बोल रहा हूं, हाँ ऐसे बोलते रहो। तो 2a ओमेगा तो बाहर आ गया। बच्चों हमें साइन t का इंटीग्रेशन पता है कि माइनस कॉस t होता है, किसका पता है, साइन t। साइन t क्या होता है, माइनस कॉस t, बराबर, साइन t इज माइनस कॉस टी, लेकिन यहाँ साइन टी तो है ही नहीं, टी की जगह कौन आ रहा है, यार अब ऐसे मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता इसको, मैं जुगाड़ लगाऊंगा। अगर ये टी बन जाए तो अपना काम हो जाएगा, मैं जबरदस्ती मान लेता हूँ कि टी है,
मेरी मर्जी में मान लूंगा, क्या उखाड़ोगे? तो साइन ओमेगा टी क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी। अब जिसको तुम टी मान रहे हो ना, उसको डिनोमिनेटर में जाके डिफरेंशिएट कर दो, खत्म। सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। कभी भी, लेकिन ये कब काम करता है? जब फंक्शन लीनियर हो। जैसे साइन टी, कॉस टी, उसकी जगह पे ऐसा लीनियर फंक्शन आ गया तो तुम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे तुमने ये पढ़ा होगा ना, इंटीग्रल ऑफ 1/ax प्लस बी डी एक्स। क्या होता है ये इंटीग्रेशन? नहीं, अब 1/x dx तो ln x होता है। 1/x dx क्या होता है? ln x। लेकिन ये x तो है नहीं, तो मैं इस पूरे को ना x मान लेता हूँ। तो x मान लूंगा तो क्या बन जाएगा? ln। लेकिन जिसको मान रहे हो उसको नीचे जा करके फिर से डिफरेंशिएट कर दो, खत्म। हर जगह काम, क्योंकि हमें 1/x का फार्मूला पता था। वैसे हमें किसका फार्मूला पता है? साइन टी। किसका फार्मूला पता है अपने को? या साइन टी चाहिए था, लेकिन यहाँ कौन आया? ओमेगा टी बाई टू। कौन आया? ओमेगा टी बाई टू। तो इसको मैंने टी मान लिया और यहाँ लिख दिया। जिसको टी मान रहा था मैं, डिनोमिनेटर में फिर से क्या किया मैंने? उसको बस, खत्म हो गया सवाल। अब आगे क्या है? यहाँ पे लिमिट रखोगे तो पहले cos 0 रखोगे। cos 0 की वैल्यू 1, तो मैं ऐसे रखूं लिमिट 2a ओमेगा cos 0 माइनस cos ओमेगा t बाई 2 अपॉन ये क्या आएगा? ओमेगा बाई 2। ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया। दिस इज 4a 1 माइनस कॉस ओमेगा बाई। यही है क्या आंसर? क्या है? अच्छा, इसको फिर से तोड़ा है आगे। अब तो कर लोगे यार, मेन तो यही है ना। सब्स्टिट्यूट नहीं किया मैंने, उसको x मान लिया। 1/x का फार्मूला होता है ln x, और जिसको x माने हो उसको डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट कर दिया। इट्स अ फार्मूला, इंटीग्रेशन का फार्मूला है, यहाँ उसका कोई काम नहीं है, तो बता रहा था खाली मैं। ये हटा दो, अब समझा? तब ठीक। मैं एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ, कहीं मुझे गड़बड़ दिखेगा तो मैं बोल दूंगा, वैसे है नहीं। टाइम का फंक्शन नहीं पूछा है ना बच्चों? प्लीज आवाज मत करो प्लीज। हाँ सही है ना? ये 2a ओमेगा बाहर आएगा, साइन ओमेगा टी बाई 2 माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2। नीचे इसको लिखेंगे तो ये ओमेगा बाई 2, तो ओमेगा ओमेगा कट गया, ये 2 ऊपर गया तो 2 जा 4 a। हाँ ठीक है, ये आया ना, ये आया ना। अब अगर इस पैटर्न में आंसर नहीं दिया है, फिर से आपको 1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कर लेना यार, हो गया, मैथमेटिकल है भी वो पूरा। ये दिखने में टफ होते हैं ये खाली। लो भाई 4:30 हो गया, आधे घंटे में मुझे पढ़ाना भी है। थोड़ा तो पढ़ लो, मैं टॉपिक का नाम डाल दिया है। चलो हो गया होगा लिख के। क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में?
कहाँ तक किया था क्वेश्चन? टेंशन निकाला था, ये वाला क्वेश्चन किया था ना, उसके बाद वाला भी किया था क्या? 37 डिग्री बना करके कर लिया था ना। चलो बस अब आवाज बंद करो। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात किया डायनामिक्स में, आवाज बंद। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात किया हमने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात हो गई। क्या उस पर क्वेश्चंस भी किए खूब सारे। क्या आपको यह समझ में आया? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो mg अंदर लग रहा होगा, ऐसे इस तरह से नॉर्मल ऐसे बाहर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो टेंशन कभी भी कोई भी फोर्स सेंटीमीटर बन सकता है। टेंशन हो, एक इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कोई भी फोर्स है जो सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ काम करेगा, वो कौन बन सकता है? कौन बन जाएगा वो? सेंट्रीपिटल। पक्का ना? ये समझ में आया सबको? आइए एक छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक क्या, मैं इसको टॉपिक की तरह मानता नहीं हूं, लेकिन आपकी बुक में दिया होता है इसीलिए मैंने इसको नाम दे दिया है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। क्या होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन? किसको हम बोलेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है? हाँ, आई कार्ड देना कोई मुझे अपना। ये इसको ना मैं दो तरीके से मूव करा सकता हूँ। ये मेरा सेंटर है, मैं एक, ये पूरा सर्कल नहीं बना वो, इस तरह का सर्कल। अरे वो वेलोसिटी देके बनाना है मुझे। मैं बनाता हूँ ना, देखा? तो एक मिनिमम वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से आप उससे कम वेलोसिटी देंगे सर्कल नहीं बनाएगा वो। इस तरह का सर्कल, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल सर्कुलर। और हॉरिजॉन्टल क्या चीज है? अगर मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाऊं, दिख रहा है? दिख रहा है? इस सर्कल में क्या हो रहा है ना, इसके अच्छा जब मैं इसमें ऐसे घुमा रहा था, एक्चुअली लेंथ ज़्यादा थी ना, तो मेरे हाथ में प्रॉपर फिट नहीं बैठ रहा था। अब मैं जब इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं ना, ऐसे, तो ये जो सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस भी यही सेंटर पॉइंट है। ये जो ऐसे घूमा ऐसे इस तरह से, तो यही इसका सेंटर पॉइंट ही रेडियस था। लेकिन जब मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ ना, जरा आप देखिए, जो ये पार्टिकल घूम रहा है उसका ये रेडियस नहीं है, वो इस रेडियस, यहाँ कहीं सेंटर है, उसके रेडियस पे घूम रहा है। दिख रहा है? तो ये जो अपना ये वाला जिस धागे से बंधा है वो पूरा उसके रेडियस में यूज नहीं लेते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं उसको? दिख रहा है तुम्हें? ये वाला मोशन कौन सा है? और ये कौन सा मोशन है? याद रहेगा? तो मैं ये चीज यहां ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब यहां ऐसे, ये मेरा हाथ है, जो इस हाथ को एक रिजिड सपोर्ट जैसे लो, आवाज बंद। इस हाथ को एक रिजिड सपोर्ट जैसा लो, यहां से मैंने एक स्ट्रिंग ऐसे बांध रखी है इस तरह से, और इस स्ट्रिंग से कौन घूम रहा है? कोई ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट किस सर्कल में घूम रहे हैं? इस तरह के, यही तो था, ऐसे तो घूम रहा था सर्कल में। मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक? ये इसका पूरा रेडियस है, सॉरी पूरी लेंथ है एल। अब ये धागा, जो धागा से यहाँ बंधा हुआ है, एक जब एक्सट्रीम एंड पे जहां से ऐसे घूम के वापस आ रहा है, क्या ये ऐसे, मेरा हाथ था, जो कि हाथ मैंने पोर्टेबल बना रखा है अपना, मैं ऐसे लेके घुमा रहा था, एक्चुअली ऐसा नहीं होता।
धागे से बांध दिया, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है तो फिक्स्ड हो गया। ये ऐसे ये चीज घूमेगी थीटा के साथ एक्सट्रीम पॉइंट पे, फिर ऐसे घूमते हुए फिर दूसरे एक्सट्रीम पर, फिर ऐसे ऐसे घूम रही होगी। यही हो रहा होगा इसमें। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ पहले से, अगर तुम ध्यान से देखोगे यही तुम्हें प्रॉपर वो विजुअलाइज करवा के दिखाऊंगा मैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइज कर पाओ कॉन्सेप्ट को सर्कुलर मोशन में। जब तक आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, अब समझो क्या है। क्या ये इस तरह से जो मैंने आपको बोला कि घूमते घूमते कभी ना कभी यहां भी गया होगा। मान लो ये वाला एंगल जो एक्सट्रीम पॉइंट के लिए कितना है, और घूमते घूमते कभी ना कभी यहां भी गया होगा। क्या दोनों साइड जा रहा है? अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या एक कोण नहीं दिख रहा है? इसीलिए इसको एक और नाम देते हैं, कोनिकल पेंडुलम। पेंडुलम जैसा कर रहा है ना ये, एक कोनिकल पेंडुलम जैसा आधा पार्ट देखोगे तो, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, कोनिकल पेंडुलम। अब समझना ध्यान से, और चाहिए तो आप वहां पे ऐसे नोट पॉइंट बना के लिख लो। तुम्हारे HSC का जो टेक्स्ट बुक है ना, इसमें चैप्टर 12th में नाम दिया है रोटेशनल के नाम से, लेकिन है यही चीज। उसमें कोनिकल पेंडुलम इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें हर बार पेपर में पूछा जाता है। उस पर लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, 2 नंबर में आता है। तो जो आपको याद रहेगा ये बोर्ड्स में 12th में आएगा, 11th में नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से सर्कल बनाता है। अब इसमें क्या क्या चीजें बच्चों हमसे पूछता है कि ये रेडियस अपना, सॉरी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है, L। ये जो ये यहाँ पे जो ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ बधा है जो घूम रहा है, इसको जनरल बॉब बोलते हैं। तो जो बॉब यहाँ बधा है इसका मास है m। क्या है मास? m। तीसरा, जिस सर्कल में घूम रहा होगा उसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, r। चौथा कौन है? थीटा। कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको? इन 4 वेरिएबल्स में से जनरली कोई भी 2 या 3 वेरिएबल्स आपको दे देता है। जनरल 2 ही देगा, बहुत आसान करना होगा तो 3 वेरिएबल्स। ये 3 वेरिएबल्स आपको दे देता है और चौथा वेरिएबल आपसे पूछ लेता है। मैं चाहूँ तो इसको पूरा सॉल्व करवाऊँ, पहले मैं वो 4 वेरिएबल्स का एक पूरा तैयार करता हूँ कि क्या क्या दिया होता है, फिर मैं आपको बोलता हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको आगे। क्या क्या इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। मान लो कोई वेरिएबल नहीं है, इसको मैंने O बोल दिया। O इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। O क्या है अपने लिए? मान लो मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं, मुझे कुछ पता नहीं इसमें हो क्या रहा होगा, इसकी जरा मुझे फिजिक्स समझाइए बस। क्या इसकी फिजिक्स में mg ऐसे नीचे लग रहा होगा ये, और इसमें mg नीचे क्यों लगेगा? क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तब भी तो mg तो ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्या लग रहा होगा? क्या इधर टेंशन T लग रहा होगा? बेटा अगर mg नीचे की तरफ लग रहा है तो कोई भी फोर्स जिधर लगता है ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ये लगातार ऐसे नीचे की तरफ भागता जाता। क्या ऐसा हो रहा है? क्या ये ऐसे घूम जा रहा है? इसका मतलब mg का इफेक्ट कोई ना कोई तो खत्म कर दे रहा है। कहाँ गया ये mg? तो आओ देखते हैं। तो अगर मैं ये देखूं तो ये जो T है इसके 2 कंपोनेंट बने। क्यों बने तो मैं समझ में आ गया, और ये मेरी मजबूरी थी 2 बनाना। क्यों मैंने mg का कंपोनेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरी मजबूरी क्या है कि ये जिस सर्कल में घूम रहा है, इस सर्कल का के सेंटर की तरफ एक फोर्स तो होना ही चाहिए, और वो फोर्स mg का कंपोनेंट लोगे तो नहीं आएगा, इसलिए मुझे T का कंपोनेंट लेना पड़ गया। T का ये थीटा, तो ये वो ऑल्टरनेट एंगल हो गया थीटा। क्या ये बन जाएगा T cos थीटा? क्या ये बन जाएगा T sin थीटा? अब अगर मैं इस फ्रेम में बैठ के देखूंगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मुझे इधर दिखेगा, और अगर मैं बाहर से देख रहा हूँगा तो मैं बोलूँगा T sin थीटा इज इक्वल टू, अब ये घूम रहा है मान लो ऐसे ओमेगा से, तो क्या मैं लिखूंगा mr ओमेगा स्क्वायर, और अगर इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे v दिया है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हाँ ना, तो आर ओमेगा करोगे तो क्या बनेगा बताओ? ओमेगा की वैल्यू v बाई आर, तो v बाई आर करोगे तो ये क्या बन जाएगा? एंड व्हाट इज v?
टेंजेंशियल वेलोसिटी एट दिस टाइम, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ नया बोल रहा हूँ कि सब पढ़ा चुका हूँ? दूसरा, टी कॉस थीटा क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है, कैंसिल आउट नहीं, बैलेंस कर रहा है। क्योंकि कैंसिल आउट वर्ड का मतलब एमजी को खत्म कर दे रहा है। खत्म किसी को नहीं कर रहा, सारे फर्स्ट एग्जिस्ट तो कर ही रहे, कोई खत्म नहीं हो रहा है, बस एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। अब इतनी चीजें हैं, बताओ इसमें मुझे एक तो टी वेरिएबल है जो तुमसे पूछ सकता है, एम की वैल्यू पूछ सकता है, आर पूछ सकता है, ओमेगा पूछ सकता है, थीटा पूछ सकता है, या वी। अगर भाई मैं वी को छोड़ दूं क्योंकि ओमेगा मिल गया तो वी भी मिल गया, या वी मिल गया तो ओमेगा भी मिल गया। तो कितने वेरिएबल? 1 2 3 4 5। कितने वेरिएबल हैं? कोई भी 3 देके, 2 इक्वेशन तुम्हारे पास है, 2 वेरिएबल तुम निकाल सकते हो। कोई भी 3 देके वो 2 तुमसे पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो मेरा मेन मकसद जो है ना, वो तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करने से नहीं है, मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये तरीका समझ में आया कि ये कैसे काम कर रहा है। क्या ये समझ में आया है? पक्का? आइए इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। अब चूंकि ये ऑसिलेट करेगा ना, ये कॉनिकल पेंडुलम बोला ना मैंने यहाँ पे, तो ऑसिलेशन लिखना पड़ेगा इसका। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैसे लिखूंगा मैं? तो टाइम पीरियड यार क्या होता है, जरा देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? टी टी कैंसिल, टेन थीटा। मैं v के साथ कर रहा हूँ तो थोड़ा आसान होता है, ओमेगा से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। एम एम कैंसिल हो गया, या तुम्हें ओमेगा के साथ करना होगा तो क्या लिखोगे? आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। दोनों एक ही बात है। आओ ओमेगा के साथ कर देते, कोई फर्क नहीं, तुम्हारी मर्जी। ये ऐसे मैं दोनों लिख दूं क्या यहाँ पे? तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं लेके चल रहा हूँ ओमेगा को, तो थोड़ा मुझे आसान दिख रहा है ओमेगा, इसलिए मैंने ओमेगा ले लिया। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये वाला सिस्टम तुम्हारा एल लेंथ दे रहा है, ये रेडियस आर है। तुम्हें लेंथ, तुम्हें किस रेडियस में घूमना होगा वो नहीं पता होगा, लेकिन तुमने कितनी बड़ी रस्सी ली है वो तुम्हें पता होगा। तो क्या मैं ओ इस पॉइंट को ए बोल के इसको बी बोल दूं तो एक ट्राइंगल दिख रहा है अपने को, ओ बी ए। क्या इस ट्राइंगल से अगर मैं आर बाई एल करूं तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस बन जाएगा ये? क्या ये साइन थीटा बन गया? क्या आर की वैल्यू एल साइन थीटा? अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं तो साइन थीटा को मैं लिखता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आर को क्या लिख दिया मैंने? एल साइन थीटा। ओमेगा को क्या लिख सकते हो? 2 पाई बाई टी का स्क्वायर बाय जी। अगर v के साथ लिखते हैं ना तो एक चक्कर पूरा करने में 2 पाई आर बाई टी, क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस पे घूमेगा, लीनियर वेलोसिटी रखेगा। और ओमेगा लिखा तो 2 पाई बाई टी, क्योंकि वो थीटा लेंगे, ठीक। एक देखो यहाँ पे ये मजा आ गया, टी को इधर भेजो तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा बाई जी। या टी क्या बन गया अपना? अच्छा इसको स्मॉल टी लिखो, क्योंकि कैपिटल टी को टेंशन लिया ना हमने, इसको मैं स्मॉल टी लिख रहा हूं। तो ये 2 पाई, अब अगर मुझे टाइम पीरियड मिल गया, कोई फ्रीक्वेंसी पूछे तो 1 अपॉन दिस, ठीक है। अगर मुझे कोई ओमेगा पूछे तो मुझे टाइम पीरियड निकालना आता है कॉनिकल पेंडुलम का, मैं टाइम पीरियड निकाल के ओमेगा तो अपने आप निकाल सकता हूँ ना? बोलो हाँ, निकल जाएगा ना? ये टाइम पीरियड आ गया। अब इसी टाइम पीरियड को थोड़ा मैं और अच्छे से पढ़ता हूँ। अगर मैं, बच्चों सुनो, ये मैं बोल दूं कि थीटा स्मॉल है, स्मॉल का मतलब जो ये ऑसिलेट कर रहा है वो 10 डिग्री 15 डिग्री में कर रहा है, तो छोटे एंगल के लिए ट्रिगो में आपने पढ़ा है कि साइन थीटा में वैल्यू लिखो डिग्री में या रेडियन में, दोनों बराबर होते हैं। तो फॉर स्मॉल एंगल क्या मैं साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूँ, या फिर टेन थीटा को भी अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख दूं? ऐसा क्यों? क्या पता है? क्योंकि साइन 0 0 होता है, टेन 0 0 होता है। तो अगर मैं 0 के बहुत क्लोज डिग्री लेके आऊंगा, उनकी वैल्यूज रेडियन में 0 के पास ही आएंगी, इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ। लेकिन cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए cos थीटा को अप्रोक्सीमेटली 1 लिखते हैं,
ये याद रखना, ऑप्टिक्स में बहुत काम आता है ये आपके। ये हो गई कंडीशन। यार कॉस थीटा को 1 लिखते हैं। अगर मैंने कॉस थीटा को 1 लिखा तो क्या ये सवाल बन जाएगा ऐसा 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी? कुछ तो कहीं तो पढ़ा है। क्या है ये? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इट बिकम्स अ सिंपल पेंडुलम। तो कॉनिकल पेंडुलम इज द बिग ब्रदर ऑफ योर सिंपल पेंडुलम। समझा क्या? कोई दिक्कत? दिस वॉज द थ्योरी बिहाइंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। इसको नोट करो। अब इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। वर्टिकल WP आपने कर लिया है तो इसके बाद मैं वर्टिकल करा दूंगा। हाँ, ये एक रॉड है, ठीक है। ये रॉड रखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। कहाँ रखा है ये? और इसकी ये लेंथ दी हुई है L और इसका मास दिया है इस रॉड का लैम्डा kg पर मीटर। मतलब मास कांस्टेंट है कि वेरिएबल? हर एक जगह पे मास अलग अलग हो रहा है। और इसको मैं ना, ये हालांकि मैंने बहुत ये थिकनेस बढ़ा दी है, थिन रॉड है ये, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से। अगर ये रोटेट करेगा तो क्या रॉड के हर एक पॉइंट पे टेंशन आएगा? नॉर्मल आएगा। दो, मतलब रॉड एक रिजिड बॉडी है ना, तो रिजिड बॉडी के किसी दो पॉइंट के बीच में क्या आता है? टेंशन। नॉर्मल बोल लो या टेंशन, बात तो एक ही है। कांटेक्ट पॉइंट के बीच में एक फोर्स आता है। तो आपको बताना वही है, ठीक है। क्या बताना है अपने को? कमेंट ऑन टेंशन, कमेंट ऑन टेंशन ऑन द रॉड। क्या कमेंट करना है कि T बढ़ेगा, T घटेगा, T पहले बढ़ेगा तब घटेगा, T पहले घटेगा तब बढ़ेगा, T कांस्टेंट रहेगा। ट्राई करिए। अब ऐसे आप नहीं बता पाएंगे। छोटा एलिमेंट लेके उस पर टेंशन देख लीजिए कितना लग रहा है, तभी आप बता पाएंगे। ट्राई करिए। आपके पास पूरा दिन नहीं है, 2 मिनट ही है टाइम सॉल्व करने का। अब इसको मैं ऐसा समझ लेता हूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया है, ये पूरा रॉड था ना, मैं x पे गया, dx का एक ब्लॉक ले लिया। क्या किया मैंने? x पे जाके dx का एक ब्लॉक ले लिया। अगर मैं इस dx ब्लॉक को देखूं तो ये पूरी कंडीशन ऐसी नहीं हो जाएगी कि एक रॉड यहाँ पर लगा है, ये dx है, एक स्ट्रिंग इधर होगी, एक स्ट्रिंग इधर होगी, तो इधर स्ट्रिंग में ज़्यादा टेंशन आएगा। तो जैसे जैसे आगे जाओगे टेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी। एक ही चीज़। चलो अगर नहीं मान रहे हो वो बात, तो मैं ऐसे लिखो dx। तो इस छोटे से पार्ट का मास कितना हो जाएगा? इजंट इट लैम्डा dx? ये dm आ जाएगा छोटे से पार्ट के लिए। अब मैं इस छोटे से पार्ट को ही कंसीडर करूं तो इसमें जो अंदर की तरफ ना, इधर जो टेंशन आएगा मैं उसको मान लेता हूं ये टेंशन है T इनिशियल, और यहां जो टेंशन आएगा इसको मैंने क्या मान लिया? T फाइनल। और कोई फोर्स, अगर मैं इसी रॉड पे बैठ के देखूं तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, इसका सेंटर इधर है, तो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर आ जाएगा। क्या होता है? mr ओमेगा स्क्वायर। तो dm r की वैल्यू x है इंटू ओमेगा स्क्वायर, विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही बात है क्या? अगर मैं इस पे बैठ के देख रहा हूं तो मुझे ये रुका हुआ दिखेगा। मतलब मेरे लिए क्या ये ऐसा नहीं होगा T इनिशियल इज इक्वल टू T फाइनल प्लस dm इंटू x ओमेगा स्क्वायर? या मैं ऐसा बोल लेता, अगर सेंट्रीफ्यूगल नहीं लिखता, मैं ग्राउंड से देखूं तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर इज Ti माइनस Tf। Ti माइनस Tf इज इक्वल टू dm इंटू x इंटू ओमेगा स्क्वायर। बात तो एक ही है। मैं ऐसे लिखूं Ti माइनस Tf, dm की वैल्यू कितनी है? लैम्डा इंटू dx इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज Ti माइनस Tf? माइनस dt, क्योंकि चेंज इन टेंशन क्या होता है? Tf माइनस Ti।
हमें नहीं पता ना बढ़ रहा है कि घट रहा है, हम तो यही मानेंगे बढ़ रहा है। तो टी आई माइनस टी एफ इज माइनस डी टी, क्या ये मैं लिखूंगा लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ लिख दो, बिकॉज डी टी इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई, तो माइनस डी टी इज टी आई माइनस टी एफ। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं बताने के लिए, राइट। सवाल तुम देखोगे तो एडवांस में पीवाईक्यू में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं माइनस डी टी, तो ये क्या बनेगा लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, पूरे को ऐसे मैं लिख दूं टेंशन के लिए। ऊपर वाली लाइन, एक मिनट, जब तक ये करूंगा मैं यहां से हटा देता हूं। अरे यार हाँ, अब देखो बच्चों सुनो, अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा माइनस इंटीग्रल ऑफ डी टी लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, तो बाहर हो गया एक्स डी एक्स। बच्चों अब आप फिर फंसोगे एक जगह पे, व्हाट वुड बी द लिमिट, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, एक्स की लिमिट कहां से कहां तक, पूरा रॉड कवर करना है, 0 से एल, यही फंस जाते हो सारे बच्चे, यही करते हैं 0 से एल लिमिट लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बात अपने दिमाग में रखो, जब आप कोई इंटीग्रेट कर रहे होते हो ना फिजिक्स में, तो आपको दोनों साइड की एटलीस्ट एक एक लिमिट पता होनी चाहिए, सही है ना। तो अगर मैंने t को 0 ले लिया तो टेंशन इस पॉइंट पे कितना है हमें पता है, जितना अंदर आओगे तो ये dx यहाँ पे लिया तो ti ज्यादा हुआ, अगर ये ti में यहाँ रहता तो और ज्यादा होगा टेंशन, जितना पॉइंट ऑफ रोटेशन के पास में जाओगे क्या उतना टेंशन ज्यादा होगा। लास्ट टाइम हमने किया था क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ रोटेशन के जितना पास जाओगे क्या टेंशन उतना ज्यादा होता जाएगा। बहुत सही बात है, मतलब हमें इस पॉइंट का टेंशन तो पता ही नहीं है, जो बिल्कुल पॉइंट ऑफ रोटेशन है उसका टेंशन हमें नहीं पता है। अब मैं क्या करूं, टेंशन कैसे निकालूं, बोलो। एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां का टेंशन पता हो, लास्ट वाले पॉइंट का कितना टेंशन, 0, एंड पॉइंट पे, क्योंकि भाई कम होते जा रहा तो इस पॉइंट का टेंशन होगा ही नहीं ना बिल्कुल, तो लास्ट वाले पॉइंट का पता है। मतलब हमें ये पता है कि लोअर लिमिट में जब XL था तो ये वाला टेंशन 0 था, ठीक है। या ऐसे लिमिट ना रख के थोड़ा और अच्छा समझोगे कि जब ये टेंशन x पे हमें t चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ x, और जब ये L हो जाएगा तो टेंशन 0 हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा होगा लिखना। तो ये क्या बना, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट क्या होगी ये, और यहाँ लैम्डा ओमेगा स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर बाई 2 का मतलब L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ ये लिमिट रखूँ तो ये क्या बनेगा, t एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही बनेगा। आपको एक चीज दिख रही है, x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे टेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि टेंशन पे कमेंट करना है तो ये डिक्रीज होगा। फिर आया कुछ, ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैंने ऐसे एक क्वेश्चन करवा दिया ताकि आपको समझ में आए कि इस तरह के भी क्वेश्चन होते। एक और स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सर्कल वाला, जो आपको वेव मोशन में भी काम आएगा, अगले लेक्चर में कराऊंगा, और फिर कटोरे उटोरे वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। आप खाली क्वेश्चंस करने हैं, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना लंबा या खिंचता जाएगा टॉपिक, अदरवाइज मैं खत्म बोल सकता हूँ कि खत्म हो गया। चलो बाय।